नेक्स्ट डे सिंघानिया पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इतनी सारी लाइट्स का यूज किया गया था कि रात के अंधेरे में पैलेस एक चमकता हुआ सितारा लग रहा था। चारों दुल्हनों को रेडी किया जा रहा था और चारों दूल्हे अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। पंडित जी मंडप पे अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। थोड़ी देर में वर पूजा के लिए चारों लड़कों को बुलाया जाता है। चारों ही सीढ़ियों से आते हुए किसी रियासत के राजकुमार लग रहे थे। आए हुए सारे मेहमान उनको ही बस ताड़े जा रहे थे, क्योंकि चारों ही अपने अपने अवतार में एकदम से कहर ढा रहे थे। चारों आकर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी दुल्हनों को बुलाने के लिए बोलते हैं। एक बार फिर सबकी नज़रें सीढ़ियों पर टिक जाती हैं, क्योंकि धरती की अप्सराएं पधार रही थीं। सब लोग बस मुंह फाड़े उनको ही देखे जा रहे थे, क्योंकि चारों ही कयामत लग रही थी। वहीं लोगों के रिएक्शन देख के चारों लड़कों का मन कर रहा था कि उन्हें कहीं छुपा के रख लें कि कोई उनको कभी देख ही ना पाए। चारों दुल्हन अपनी अपनी जगह ले लेती हैं और पंडित जी शादी के रस्मों को आगे बढ़ा देते हैं। सबसे पहले चारों जोड़ियों की वरमाला की रस्म होती है। उसके थोड़ी देर बाद कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाया जाता है। कुमकुम के मॉम डैड कुमकुम और मानवी का कन्यादान करते हैं, तो वहीं छाया और जिया का कन्यादान जिया की मॉम डैड करते हैं। थोड़ी देर के बाद गठबंधन के लिए अक्षिता आगे आती है और चारों जोड़ियों का गठबंधन करती है। थोड़ी देर में फेरे होते हैं और उसके बाद सिंदूर दान की और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है और फिर पंडित जी अपना फेमस डायलॉग बोलते हैं। आप सबकी शादी संपन्न हुई। पंडित जी कि यह सुनते ही वह अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सबसे पहले चारों जोड़ियां दादी का आशीर्वाद लेती हैं और उसके बाद बारी बारी से सबका आशीर्वाद लेते हैं। शादी के बाद मेहमान अपना डिनर लेके अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। सबके जाने के बाद शादी की बची कुची हुई रस्में पूरी करवाई जाती हैं। उसके बाद सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं। डिनर के टाइम पे दादी चारों लड़कों को सख्त सख्त हिदायत देती हैं कि कोई भी उनकी प्यारी बहुओं को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब दादी को कौन बताए कि उनके लाडले तो पहले ही हनीमून बना के बैठे हैं। दादी की बात सुन के चारों अपनी अपनी प्यारी वाइफ को देखकर एक टेबल से स्माइल करते हैं। डिनर करने के बाद चारों लड़कियों को उनकी फर्स्ट नाइट के लिए ले जाया जाता है। चारों को उनके रूम में छोड़ के अचिता हॉल में चारों लड़कों के पास आ जाती हैं और उनसे नेम मांगती है। थोड़ी सी बहस करने के बाद चारों अपना अपना कार्ड निकालकर उसके हाथ में दे देते हैं। अचिता को नेम मिलता देख अर्णव की तो आंखें छोटी हो जाती हैं और वो गुस्से से चारों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने कमर पे हाथ रख के बहुत ही क्यूट अंदाज में बोलता है। सारी दुनिया बोलती है कि लड़की और लड़के में कोई भी फर्क नहीं होता है। अगर किसी भी काम में इन लड़कियों की हिस्सेदारी ना हो तो ये तो झंडा लेकर रोड पर जाम करके सारे सिस्टम को ही हिलाने पर आ जाती हैं। तो फिर अब मुझे से ये गद्दारी क्यों? उसको इतने कार्ड्स मिले हैं और मुझे क्या ये झुंझुना?
मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी नींद चाहिए, नहीं तो भाई मैं आप सबको श्राप दे दूँगा कि आप अपनी फर्स्ट नाइट आज नहीं मना पाओगे। इतना बोल के अर्नब चारों के आगे लौट जाता है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है। अर्नब की बात सुन के चारों को हंसी आ जाती है। चारों के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, अरे मेरे भोले भंडारी, तुझे क्या अपने भाई इतने शरीफ लग रहे हैं जो आज तक इंतजार करते फर्स्ट नाइट मनाने का। तेरे भाइयों ने तो तुझे चाचू बनाने की प्रोसेसिंग पहले से ही शुरू कर दी है, लेकिन आज तो कोई भी सबर ही नहीं कर पा रहा था अपने अपने रूम में जाने को। तो चारों ही चुपचाप उसे भी उसकी पसंद का नेम दे देते हैं। आना और अक्षिता खुशी से चहकते हुए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। कॉरिडोर में अचानक ही अक्षिता गिरने लगती है और उसे चक्कर आ रहे थे। अर्नब उसको संभालते हुए बोलता है, तू ठीक है? क्या हो रहा है तुझे? खाना ठीक से नहीं खाया था क्या? अर्नब की बात सुन के अक्षिता जवाब देती है, नहीं मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे चक्कर आ गए हैं, शायद पूरा दिन भाग दौड़ की वजह से हुआ होगा कुछ, रेस्ट करूँगी तो ठीक ही हो जाऊँगी। अर्नब भी आगे कुछ नहीं बोलता और उसे उसके रूम में छोड़ के वो भी अपने अपने रूम में चला जाता है। अर्नब जब अपने रूम में आया तो उसे भी सिर भारी सा लग रहा था। उसे भी लगा कि शायद थकान होगी, तो ज़्यादा न देते हुए वो भी अपने कपड़े चेंज करके सो जाता है। बाकी सब घर वाले भी अपने अपने रूम में गहरी नींद में सो चुके थे। सबके जाने के बाद चारों लड़के भी अपने अपने रूम में जाने को आगे बढ़ जाते हैं। चारों अपने अपने रूम में जाती हैं तो उनको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। सब लोग अपने सिर पर हाथ रख के आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी आंखें पूरी ही तरह से बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट डे शाम के 5 बजे अक्षत की नींद खुलती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगता है। उसे अपने सिर में बेतहासा दर्द महसूस होता है। वो कुमकुम को आवाज़ देने लगता है, लेकिन कुमकुम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अक्षत अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है और झटके से खोलता है। वो अभी भी कल के ही कपड़ों में था। वो चारों ओर सब चेक करने लगता है तो उसे याद आता है कि उन सब की शादी हुई थी और वो अपने रूम में आ रहा था। अचानक ही अनजाने डर से उसका दिल कांप उठता है और वो खुद को संभालते हुए वॉशरूम में जाता है, क्योंकि उसे अब भी चक्कर आ रहे थे। वो अपने मुंह में पानी मारता है और उसे होश आने लगता है। पूरी तरह होश में आकर वो बाहर की ओर भागता है। उसके सारे के सारे गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर सोए हुए थे। अक्षत सारे रूम चेक करता है तो सारे फैमिली मेंबर्स अपने अपने रूम में सोते हुए मिलते हैं। अक्षत को समझ आ जाता है कि ये साजिश है और कहीं न कहीं इन सब के पीछे किसका हाथ है ये भी वो समझ जाता है। अक्षत बारी बारी से सबको उठाने लगता है। उसने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था। डॉक्टर सबको चेक करके इंजेक्शन देते हैं। थोड़ी ही देर में सबको धीरे धीरे से होश आने लगता है। अक्षत डॉक्टर के पास आके बोलता है, मिसेस सिंघानिया, इन सब लोगों को खाने में ड्रग्स दिया गया है, बेहोशी का। ड्रग्स का डोज काफ़ी ज़्यादा था, इतना कि शायद कोई इन्हें कम से कम
2 से 3 दिन तक बेहोश रखना चाहता हूँ। मैंने इनको एंटीडोट दे दिया है, धीरे धीरे इनको होश आ जाएगा। लेकिन वही खाना तो मैंने भी खाया था, अक्षत पूछता है। शायद आपने खाना कम खाया था, इसलिए आपको जल्दी ही होश आ गया, डॉक्टर जवाब देता है। डॉक्टर की बात सुन के अक्षत को याद आता है कि उसने खाना थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि उसे भूख ही नहीं थी। डॉक्टर सबको चेक करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्षत घूम से सोफे पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को अपने हाथों पर छुपा लेता है। घर में सारे ही मेंबर्स थे, सिवाय कुमकुम, छाया, मानवी और जिया के। अक्षत कुछ देर वहीं बैठा रहता है और सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर में वो खुद को नॉर्मल कर लेता है और अपना फ़ोन उठा के रॉकी को कॉल करता है और उसे सिंघानिया पैलेस आने के लिए बोलता है। अक्षत को आज पहली बार खुद के ही फैसले पर बुरा लग रहा था, क्योंकि कल शादी हो जाने के बाद उसने रॉकी को वापस भेज दिया था और ये सब हो गया। थोड़ी देर में राज, कबीर और मिहिर को भी होश आ जाता है। उनका भी हाल कुछ अक्षत जैसा ही था। तीनों खुद को कल के ही कपड़ों में पाकर उनका भी दिमाग एकदम से घूम जाता है और वो भी बाहर की तरफ भागते हैं। तीनों ही कॉरिडोर में एक दूसरे से टकराते हैं तो मिहिर बोल पड़ता है, मानवी नहीं है। उसकी बात सुन के राज और कबीर भी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, वो भी नहीं है। तीनों को धीरे धीरे सारा माजरा समझ आता है और हॉल में भागते हैं। उन्हें हॉल में अक्षत रॉकी के साथ दिखाई देता है। वो कुछ बोलने को होते हैं कि उससे पहले ही अक्षत बोल पड़ता है, चारों गायब हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बातों का नहीं, एक्शन का टाइम है। इसलिए जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी बाहर आओ, हम दुबई जा रहे हैं। उनकी जान खतरे में है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दें। अक्षत की बात सुन के तीनों सहमत होते हैं और फिर जल्दी से ही अपने रूम में भाग जाते हैं। अक्षत रॉकी को अपना जेट रेडी करने को बोलता है। अब तक बाकी घर वालों को भी होश आ गया था। सारी बात जान के सबके ही होश उड़ गए थे कि उनकी चारों बच्चियां गायब हैं। सना जी का तो रो रो के बुरा ही हाल हो गया था। थोड़ी देर में चारों लड़के दुबई के लिए निकलने लगते हैं तो दादी उन्हें रोकते हुए बोलती हैं, मेरी बच्चियों को सही सलामत लेके आना, नहीं तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी की बात सुन के चारों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। चारों ही अपनी कार में बैठ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपने जेट में बैठ के दुबई की उड़ान भर लेते हैं। चारों को ही अंदर एक डर खाए ही जा रहा था, किसी अनहोनी के होने का डर। अक्षत मिहिर को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और मिहिर अपना लैपटॉप उठाकर उसमें कुछ करने लगता है। वहीं अक्षत अपनी सीट से सिर लगा के बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके कुमकुम के साथ बिताए पलों के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर में मिहिर की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है और सब लोग अपनी अपनी सेंस में आते हैं। मिहिर बोलता है, विशाल के बेस में है वो, मैंने मानवी की लोकेशन को ट्रेस किया है और जिस जगह पे उनको रखा गया है उनकी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है।
विशाल ने अपने बेटों का बदला लेने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा दी है। पूरा अंडरवर्ल्ड वहाँ फैला दिया है कि परिंदा भी पर न मार सके। यहाँ तक कि डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए उन्होंने एक हैकर को भी इसमें शामिल कर लिया है। मैं उसके सिस्टम को हैक कर ही नहीं पा रहा हूँ। अच्युत अपनी फिर से आंखें बंद कर लेता है और अपनी सर्द आवाज में बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है उनके सिस्टम को हैक करने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सिस्टम ब्रेक कर दूंगा, याद रखना। अच्युत की धमकी सुन के मिहिर फिर से अपना काम में लग जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है।